तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट थे। फिर ओनर का मतलब देखा था हम लोग ने, राइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो द टॉपिक इज़ हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये फॉर्मेट है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो इस यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मेट के हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कोई फ्लैट है। आपका क्या है, कोई फ्लैट है जिसको आपने भाड़े पे दिया। ठीक है, फ्लैट को आपने क्या किया, आपका फ्लैट है जिसको आपने भाड़े पे दिया। कितने भाड़े पे दिया, समझो 100 रुपया भाड़ा है। तो आपने 100 रुपया भाड़ा क्यों रखा, क्योंकि वो आपका कौन है, रिलेटिव है। तो 100 रुपये के हिसाब से साल भर का कितना हुआ, 1200 हो गया। तो 1200 रुपये के ऊपर टैक्स आएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो 1200 पे अगर आप टैक्स लगाते हो, एक ऐसे ही जनरलाइज करते 10%, तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, है ना। लेकिन सेम प्रॉपर्टी अगर आप अपने रिलेटिव को ना देते हुए किसी आउटसाइडर को देते थे तो आप 200 रुपया रेंट लेते थे। या सिमिलर प्रॉपर्टी वहाँ पे जो भी है आपके जैसा फ्लैट है वो 200 रुपया भाड़े पे जाता है, नॉर्मल है, और हर कोई देता है उसको, है ना। तो 200 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा साल का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2400 पे 10% आएगा 240। तो 240, तो पहले वाले में गवर्नमेंट को 120 मिला और दूसरे वाले में गवर्नमेंट को 240, डबल मिल रहा है। तो आपने रिलेटिव को दिया तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। आपने प्रॉपर्टी भाड़े पे अपने रिलेटिव को दिया तो वो आपके जान पहचान वाला था, इसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है 120, आधे का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स कम जा रहा है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है भाई तुम रिलेटिव को दो या मत दो, हम लोग को तो लॉस होना नहीं चाहिए। अगर आप किसी आउटसाइडर को देते हैं तो आउटसाइडर को भी 120 देना चाहिए, लेकिन नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, 200। तो गवर्नमेंट को तो लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ये सब नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग क्या, रिलेटिव को तो सस्ते में देना ही पड़ता है, अदरवाइज झगड़ा होने लगता है ना। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने देखो क्या तरकीब लगाया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको फ्री में देना है फ्री में दे दो, आपको 100 में देना है 100 में दे दो, 200 में देना है 200 में दे दो, 300 में देना कितने में भी दे दो। हम लोग को परवाह नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आपको जो रेंट मिला वो दैट इज़ योर एक्चुअल रेंट। आपको जो रेंट मिला दैट इज़ एक्चुअल रेंट। और हम लोग भी डिसाइड करेंगे कि उस प्रॉपर्टी का रेंट एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना मिलना चाहिए, वो अमाउंट। तो आपको जो मिला वो अमाउंट, और हम लोग जो डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेंगी वो अमाउंट। दोनों में से जो बड़ा रहेगा, दोनों में से 99% दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो हम लोग मानेंगे अपना एक्चुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी एग्जांपल के तौर पे आपने कितना चार्ज किया, 120 चार्ज किया, है ना। लेकिन उसका मार्केट में भाव क्या चल रहा है, 240 चल रहा है। 100 था, आपने 100 चार्ज किया, लेकिन मार्केट में कितना चल रहा है, 200। तो विच एवर इज हायर, तो कौन सा लेंगे, 200 ही लेंगे ना। समझो आपने रिलेटिव को भी एड़ा बनाया और रिलेटिव से 300 लिया, लेकिन मार्केट में भाव कितना चल रहा था, मार्केट में भाव तो 200 ही है ना, तो भी हायर ही लेंगे, 300 और 200 हायर। तो देखो गवर्नमेंट ने कैसा रूल बनाया, आप चाहे कम भाड़ा लो तो भी हम लोग ज़्यादा लेंगे, और आपने अगर ज़्यादा भाड़ा लिया तो भी हम लोग ज़्यादा लेंगे। आया समझ में। तो आपको जो रेंट मिला दैट इज़ योर एक्चुअल रेंट, और हम लोग भी डिसाइड करेंगे, हम लोग कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगा कि रेंट कितना होना चाहिए प्रॉपर्टी का। दोनों में से 99% जो बड़ा होगा वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। समझ में आया, समझा कि नहीं समझा। यस। हाँ, अब देखो जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हाँ, जो आप लोग को रेंट मिला ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल रेंट। जो आप लोग का एक्चुअली जो रेंट मिलता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल रेंट। और जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको हम लोग बोलते हैं RLV। क्या बोलते हैं उसको,
RLV क्या बोलते हैं, कमेंट करो। जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, RLV। और आपको जो एक्चुअल में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेंट। दोनों में से हायर होगा दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। आया समझ में। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसे जाता है। तो RLV गवर्नमेंट कैसे रेंट डिसाइड करती है वो भी बताएंगे, और एक्चुअल रेंट कैसे आता है वो भी हम लोग बताएंगे, और फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पर्टिकुलर अमाउंट लिख देने का। सबसे पहला हम लोग लेंगे फेयर रेंट। क्या लेंगे हम लोग, फेयर रेंट। इसका मैं मतलब बताऊंगा क्या है। पहला गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, देखो हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि उस प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है वो प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए। तो पहला डिसाइड होगा फेयर रेंट। अब बोलेंगे सर फेयर रेंट का मतलब क्या होता है। फेयर रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। आप जो फ्लैट भाड़े पे दे रहे हो उसके बाजू वाला भी फ्लैट उतना ही बड़ा है, तो उसका रेंट कितना आता है। तो उसका रेंट हम लोग गवर्नमेंट निकालेगी, हाँ इसका रेंट 10,000 आता है, तो 10,000 वुड बी द फेयर रेंट। तो फेयर रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में, यस और नो। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर देखो दूसरा लिखते हैं हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू। अब ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू है ना, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन ऑर्डर टू चार्ज म्युनिसिपल टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्स सुना होगा ना, तो प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करने के लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला जाता है। तो वो वैल्यू जो निकालेंगे वो वैल्यू को हम लोग को यहाँ लिखना है म्युनिसिपल वैल्यू। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है ना। तो गवर्नमेंट पहला फेयर रेंट निकालेगी, फिर म्युनिसिपल वैल्यू निकालेगी, फिर दोनों को कंपेयर करेगी, 1 को भी कंपेयर करेगी और 2 को भी। इसमें से जो भी दोनों में से बड़ा होगा वो लेगी। तो द थर्ड पॉइंट वुड बी हायर ऑफ 1 एंड 2। तो पहला फेयर रेंट, दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों में से हायर लेने का। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर चार्जिंग प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये दोनों वैल्यू सब दिया होगा आपके एग्जाम में, नहीं दिया है तो डैश मारने का। आया समझ में। तो इन दोनों का हायर लेने का, फिर क्या करने का, फोर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड रेंट। अब बोलेंगे सर ये क्या आ गया। स्टैंडर्ड रेंट होता है ना, ये रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। आप एक अमाउंट से ज़्यादा है ना रेंट को चार्ज नहीं कर सकते, ना कम ना ज़्यादा। एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, तो वो भी आपको गवर्नमेंट बताएगी अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा वो लिखने का। तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों पॉइंट में से थर्ड आएगा हायर, फिर हायर के बाद लिखने का स्टैंडर्ड रेंट। अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने का, ये दोनों को कंपेयर करने का। तो देखो मैंने एरो किया है, पहले में एरो ऊपर की तरफ है मतलब हायर, और नीचे में मैंने एरो नीचे की तरफ किया है, तो क्या आएगा। पहले दो में ऊपर की तरफ एरो है तो हायर, नीचे के दो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में मैंने नीचे की तरफ किया है, तो क्या होगा ये। पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में मैंने एरो ऊपर किया है तो हायर लिखा है। अब थर्ड और फोर्थ में हम लोग नीचे करेंगे तो क्या आएगा, लोअर। तो लोअर ऑफ 3 एंड 4 दैट वुड बी योर रीजनेबल लेटेबल वैल्यू RLV। ये गवर्नमेंट का रेंट होगा, ये गवर्नमेंट का एनुअल वैल्यू होगा कि भाई तुम लोग कितना भी चार्ज करो, रेंट कितना भी चार्ज करो, चाहे कम करो या ज़्यादा करो, हमारे हिसाब से इतना आना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया। ये अमाउंट किसने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया ना। अब हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग को कितना एक्चुअल में मिला, समझा। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे भाई एक्चुअल में हम लोग को कितना मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्चुअल रेंट। तो हम लोग को तो जो एक्चुअली मिला वही लिखेंगे ना। तो एक्चुअल रेंट कैसा होता है, जितना आपको रेंट मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है रेंट, तो पूरे साल भर में मिलेगा ना रेंट 12 महीने का, तो लिखने का रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो एक महीने का रेंट अगर 100 रुपया है तो पूरे साल का कितना होगा, 100 × 12 हो जाएगा ना, होएगा कि नहीं होएगा। तो वो लिखने का रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 1200 आ जाएगा, है ना। फिर उसमें से माइनस करने का, क्या माइनस करने का, अनरियलाइज रेंट। कभी कभी क्या होता है, देखो अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में धंधा पानी नहीं है, तो बोलते हैं सर अभी मैं 2 महीने का रेंट नहीं दे पाऊंगा, अभी हम लोग 3 महीने का नहीं देंगे, बाद में दे देंगे। तो सामने वाला भी बोलता हाँ चलेगा यार, तुम लोग को अभी प्रॉब्लम है तो मत दो, बाद में दो। तो आपको मिलने वाला कितना था, 1200 मिलने वाला था 100 रुपये के हिसाब से, है ना। दैट इज़ योर रेंट रिसीवेबल।
लेकिन सामने वाले ने बोला 2 महीने का, मतलब 200 रुपया हम लोग बाद में देंगे, दैट इज़ योर अनरियलाइज। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। तो एक्चुअल रेंट आपका हो जाएगा 1000। तो दैट इज एज पर यू, दिस इज योर एज पर यू। ये आपके हिसाब से है कि आपको कितना मिलना चाहिए रेंट, और ये गवर्नमेंट के हिसाब से है। अब दोनों को कंपेयर कर लेने का, समझो। हाँ, ये थोड़ा 1-2 बार टाइम लगेगा आपको, लेकिन 1-2 बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। गवर्नमेंट के हिसाब से क्या हो सकता है उसका वैल्यू, और अपने हिसाब से अपने को रेंट का वैल्यू कितना मिला, वो दोनों को डिसाइड करने का। तो गवर्नमेंट के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं RLV, और अपने वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रेंट। दोनों को कंपेयर करने का, हायर लेने का। हायर लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, याद रखना, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पूरे साल का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। यहाँ से फॉर्मेट एक्चुअली स्टार्ट होगा। बोलेंगे सर फिर ये ऊपर का बनाने का क्या? यस, चाहे आए चाहे ना आए, एग्ज़ाम में इसका वैल्यू दिया हो या नहीं दिया हो, लिख देने का, क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मेट है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से स्टार्ट होता है। आया समझ में? फॉर्मेट समझा? गवर्नमेंट के हिसाब से रेंट, आपके हिसाब से रेंट, दोनों में कंपैरिजन होगा और बढ़ा लेने का। क्लियर है क्या? कमेंट करो प्लीज़। ओके, अब याद रखना ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। जब भी वर्ड ग्रॉस आता है ना तो समझ जाना कुछ ना कुछ माइनस होने वाला है कि नहीं? ग्रॉस सेल्स है तो नेट सेल्स आता है ना, वैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू है तो कुछ ना कुछ माइनस होगा ना उसमें से। तो क्या माइनस होगा? तो याद रखना है अपने को, अनऑफिशियल तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको GAV बोलते हैं, उसके बाद हम लोग को 3 एक्सपेंस माइनस करने। कितने एक्सपेंस? 3 एक्सपेंस। कितने एक्सपेंस? 3 एक्सपेंस। जैसे कैपिटल गेन में मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, है कि नहीं? वैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से भी आपको 3 एक्सपेंस माइनस करने। तो पहला एक्सपेंस कौन सा? देखो, प्रॉपर्टी टैक्सेस बोन एंड पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, हर प्रॉपर्टी पे टैक्स भरा जाता है। आप लोग भी अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं कि हम लोग जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं उसका होता है क्या, तो उन लोग बताएंगे। तो प्रॉपर्टी टैक्स बोन एंड पेड बाय द ओनर, ओनर ही पे करना चाहिए तभी माइनस होगा। अगर भाड़ोतरी पे करेगा तो नहीं लेने का। समझ में आया? अब बोलेंगे सर 10 साल पुराना है, चल जाएगा, लेकिन इट शुड बी पेड बाय ओनर। ओनर पे करना चाहिए, चाहे 10 साल पुराना हो चाहे 20 साल पुराना हो, लेकिन प्रीवियस ईयर में बाय पेड बाय द ओनर ओनली, बाय टेनेंट नॉट अलाउड। आया समझ में? तो जब प्रॉपर्टी टैक्स आप पे कर दोगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, तो आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। हो गया ना? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया, उसमें से आप प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करेंगे, लेकिन इट शुड बी पेड बाय ओनर नॉट टेनेंट। तो आपको क्या मिलेगा? नेट एनुअल वैल्यू। तो मैंने कितना एक्सपेंस माइनस करने बोला था? 3 ना, अभी तो 1 ही माइनस हुआ है, तो और 2 होगा, और 2 होगा। तो वो 2 को एक सेक्शन में डाला है, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ NAV, और दूसरा डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये 30% ऑफ NAV क्या है? तो ये जो NAV आया ना इधर पे, ये वाला, इसका 30% ले लेने का फ्लैट। अगर यहाँ पे 100 रुपया आया तो 100 का 30% कितना होता है? 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ यहाँ पे लिख देने का। आया समझ में? अब बोलेंगे सर ये 30% क्यों लिया है? क्योंकि आप क्या बोलते हो कि आप कोई प्रॉपर्टी को अगर भाड़े पे देते हो तो आप बोलते हो कि सर मेरा ये खर्चा हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, मेरा वो खर्चा हो रहा है, दुनिया भर का खर्चा आप बताते हो। तो गवर्नमेंट परेशान हो जाती है, अरे यार इन लोग इतना खर्चा बताते हैं और जेन्युइन भी लगता है, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट ने बोला हम लोग कोई भी एक्सपेंस आपको माइनस करने नहीं देंगे, हम लोग सीधा आपको बोलते चाहे आपके खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग आपके NAV में से 30% फ्लैट माइनस कर देंगे, चाहे आपका खर्चा हो चाहे आपका खर्चा ना हो। आया समझ में? इसलिए उन लोगों ने एक परसेंटेज ही दे दिया है 30% ऑफ NAV। तो आप खर्चा करो या मत करो, लेकिन 30% आप माइनस कर सकते हो। और दूसरा क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब ये हाउस प्रॉपर्टी है, तो इसको बनाने के लिए आपने कभी लोन लिया होगा, रिपेयर करने के लिए कभी लोन लिया होगा, तो वो लोन पे इंटरेस्ट भरोगे कि नहीं भरोगे? तो वो इंटरेस्ट माइनस करने का।
बस ये माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिफोर अनरियलाइज रेंट एंड अरियर ऑफ रेंट। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन बिफोर अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट। तो हाउस प्रॉपर्टी में कितने खर्चे माइनस करने का? तीन ही है। प्रॉपर्टी टैक्स, 30% ऑफ एनएवी, इंटरेस्ट ऑन लोन। आया समझ में? यस और नो? अब देखो, अभी ये जो ऊपर देखो एक अनरियलाइज रेंट आया था, ये वाला आया था ना। तो ये बोला था ना मैं बाद में दूंगा, अभी कोरोना चल रहा है, अब कोरोना वोरोना खत्म हो गया, तो कभी ना कभी तो देगा ना। तो वो जब देगा ना तो नीचे जाके उसको ऐड करने का। समझो अभी नहीं दिया, 2 साल के बाद दिया, तो 2 साल के बाद जब आप प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करोगे ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो तब ऐड कर देने का। तो जब ये आ जाएगा पूरा, तो नीचे ऐड करने का, ऐड अनरियलाइज रेंट नाउ रियलाइज। जो हम लोग को पहले पैसा नहीं मिला था वो अब मिल रहा है, तो जब जिस साल में मिलेगा वो साल में क्या करने का, ऐड कर देने का। और एक और इम्पॉर्टेंट आइटम आता है, अरियर्स ऑफ रेंट। अब ये क्या चीज़ है? अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है? ये पूरा फॉर्मेट ख़त्म हो गया। फॉर्मेट के बाद ये दो आइटम को ऐड करना है, बहुत रेयर आता है लेकिन आ गया तो अच्छा है। अनरियलाइज रेंट नाउ रियलाइज, ये तो पहले का है, जो पैसा हम लोग को नहीं मिला वो अभी मिल रहा है, तो यहाँ से उठा के उसको सिर्फ ऐड करना है जब मिलेगा। जिस साल में मिला तभी लिखने का, नहीं मिला तो नहीं लिखने का। अब अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप समझो किसी घर में रहते हो, फ्लैट में रहते हो भाड़े पे, 10 साल से 10,000 ही भाड़ा दे रहे हो। 10 साल से 10,000 ही भाड़ा दे रहे हो महीने का। अब 10 साल के बाद आता है, बोलता है सर आपको 10 साल हो गया, अब आपको थोड़ा रेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो बोला अच्छा ठीक है चलो बढ़ा देते हैं। तो बोला कितना? बोले सर मैं अब 15,000 लूँगा आपसे। तो सामने वाला बोलता है अरे सर 15,000 तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करो। तो बोला इससे कम नहीं, क्योंकि आप 10 साल से कुछ भी हम मुझे बढ़ा के नहीं दिए रेंट में, तो मैं अब आपसे 15,000 महीने का ही लूँगा। पहले आपने 10,000 के हिसाब से 10 साल तक यूज़ किया, अब आपको 15,000 के हिसाब से मुझे हर महीने पैसा देना है। तो बोला नहीं सर 12,000 में डील कर दो, 12,000 सही है। तो आप भी बार्गिन करने लगते, सामने वाला भी बार्गिन करने लगता है, लेकिन सामने वाला बोलता नहीं 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 15 ही चाहिए, और आप भी नहीं 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 बोलते नहीं 12 ही दूंगा। तो अब ओनर क्या है ना, ओनर दिमाग लगाता है, बोलता है सही है सर, सही है सर, आप एक काम करो 12,000 ही दो, 10 की जगह अब आप मुझे 12,000 देना, 10 साल हो गया अब आप 12,000 देना, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोला ये 12,000 आप जब से आए हो ना 10 साल से पहले से, वो टाइम से अभी तक का भी दो। ध्यान से सुनना, नहीं समझेगा। 10,000 के हिसाब से आपने 10 साल प्रॉपर्टी में रहे, फिर प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ाने की बात आई, तो सामने वाला बोलता है 15,000, आप बोलते 12,000, बार्गेन स्टार्ट हो जाता है। बार्गेन स्टार्ट होने के बाद ओनर बोलता है ठीक है सर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपको 12,000 रेंट देना है, लेकिन ये 12,000 रेंट अभी से नहीं देना है, जब से आप इस प्रॉपर्टी में रहते हो जब से देना है। तो क्या समझ में आया? तो जब से आप 10-10 हज़ार देते आ रहे हो, तो अब आप उसको 12,000 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? तो 2-2 हज़ार रुपया अब रेंट निकलेगा, तो 2,000 रुपया, तो साल का कितना हो गया? 24,000, और 24,000 इंटू 10 ईयर्स कितना होता है? 2,40,000। तो 2,40,000 वुड बी योर अरियर्स ऑफ रेंट। अगर 13,000 पे डील होती तो 3,000 के हिसाब से निकालते। 14,000 पे डील होती तो 4,000 के हिसाब से निकालते। तो अमाउंट फिक्स है क्या? चेंज होता है। अरियर की जगह लोग यूजुअली जनरली आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अरियर का मतलब ये होता है। तो ऐसा कोई रेंट जो पहले नहीं मिला, अनरियलाइज रेंट ले लो, अरियर्स ऑफ रेंट अगर मिला वो ले लो, दोनों को ऐड करो, और ये दोनों में से सीधा 30% माइनस करने का। कितना माइनस करने का? 30। ये दोनों को ऐड करने का। जैसे अनरियलाइज रेंट भी आपका कितना है? 10 रुपया है, अरियर भी 10 रुपया है, कितना हुआ? 20। 20 का 30% माइनस कर देने का, दैट्स इट। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को इस अमाउंट में ऐड कर देने का, एंड दैट वुड बी योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज़ योर फाइनल फॉर्मेट। इतना ही फॉर्मेट है, ना इससे ज़्यादा आएगा ना इससे कम आएगा।
समझ में आया? क्लियर है? यस और नो?